लोग कह रहे हैं कि किसी सदी जो बाबा साहब के, लेकिन यहाँ सीजे पे जूता फेंका जाता है, आम आदमी को जूता चटवाया जाता है, पेशाब चटवाया जाता है। ये कैसा विश्व गुरु है? आपने 5 किलो अनाज के ऊपर अपना वोट बेच दिया, प्लस साथ में आप एक दारू एक नोट के ऊपर बिक जाते हो, तो वो आपको अधिकार देंगे? वो तो वही चाहते हैं ना जो सभ्यता 1950 से पहले की उनकी जो सभ्यता रही। इटावा में ब्राह्मण के पेशाब से जो है शुद्ध किए जाते हैं यादव जी, और जो है यादव कहीं जाटो पेशाब कर दे, पासी पेशाब कर दे तो उस पर मूत्र छिड़का जाता है, उसको मूत्र पिलाया जाता है, जूते की माला पहनाई जाती है, मूत्र चटवा जाता है। यहाँ तो मूत्र की भी जाति हो गई है हमारे देश में। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें बहुत समय पहले क्या होता था, ओबीसी समाज भी अपने आप को सवर्ण समाज समझता था। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा सारा सवर्ण समाज खराब है, मैं कुछ मानसिकता के, उन मनुवादी मानसिकता के लोगों की बात कर रहा हूँ। तो पहले हमारा जो ओबीसी भाई था वो भी उसी मानसिकता में फंसा हुआ था। धीरे धीरे जब वो भी अम्बेडकरवाद की तरफ आए तो उनका विरोध किसने करना शुरू करा? उन्हीं मनुवादियों ने करना शुरू करा। ये सच्चाई है। जब तक वो उनके गुलाम बने रहे, जब उनकी हाँ में हाँ, उनके ना में ना, अगर उन्होंने कहा नीचे चींटी जा रही उसे सांप बता दिया तो उन्होंने सांप बोल दिया, तो तब तक तो वो अच्छे थे। लेकिन जैसे ही वो बदलाव आया, वो भी अम्बेडकरवाद की बात करने लगे, तो कहीं ना कहीं हमें साफ दिखाई देता है कि ये जो लोग हैं कि ओबीसी समाज के खिलाफ भी हो गए, ये हकीकत है। लेकिन हाँ, क्या अभी पूरा ओबीसी समाज आया? आप अंदाज लगाइए, अभी जो दलित समाज, जो हमारा जो दलित समाज है जिसे हम चाहते हैं, वो पूरा नहीं आ पाया। तो आप ओबीसी समाज से पूरी अपेक्षाएं तो नहीं कर सकते वो भी अपने मूल निवासी वाले स्वरूप पे आ जाए, उसे समय लगेगा। अभी हम लोगों को अम्बेडकरवाद पढ़ने के बाद 50 से 60 साल हमें धीरे धीरे अम्बेडकर राइट मूवमेंट की तरफ बढ़ते हुए हमें हुआ है। 70-75 साल की आज़ादी का, 75 साल के आसपास हमारा हुआ है आज़ादी का। तो धीरे धीरे हम लोग आगे आ रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा समय चाहिए ओबीसी समाज को भी अपनी मानसिकता बदलने के लिए, उन्हें देना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप उनके बीच में कैडर नहीं करोगे, आप उनके बीच में जाओगे नहीं, तो उनकी भी मानसिकता कहीं वो तो आपको पढ़ने नहीं दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो है एक यादव बच्चे को बाहर निकाल दिया, प्रिंसिपल ने पीट करके कहा कि यादव हो, भैंस चराओ, तुम पढ़कर क्या करोगे? देखिए, इसका एक सबसे आसान, ये सारे लोग जानते हैं, जब ये आर्यंस बाहर से आए तो उन्होंने सबसे पहले हमारी शिक्षा पे कंट्रोल किया। हमारे जितने संग्रहालय थे उन सबको उन्होंने ख़त्म किया, और उसके बाद शिक्षा के बाद हमारा धन भी चला गया, हमारी इज्जत भी चली गई, जो हकीकत ही है। आज फिर से जब उनकी सरकार है, वो यही तो चाहते हैं कि हमारा जो समाज है वो गुलाम बना रहे। इस देश का मूल निवासी जो बार बार ये कहता है कि हम इस देश के मूल निवासी है, इस देश की सत्ता पे हमारा पहला अधिकार है, इस देश के संसाधनों पे हमारा पहला अधिकार होना चाहिए, तो वो नहीं चाहते कि वो आपको वो साधन दे। तो ऐसी स्थिति में वो नहीं चाहते कैसे भी करके आप आगे बढ़ो। देखिए, आज हमारे 131 सांसद तो हो गए हैं, लेकिन वो 131 सांसद क्या अम्बेडकरवादी हैं? क्या वो फूले साहू पेरियार वाली विचारधारा वाले लोग हैं? ये भी सवाल है ना। वो हैं तो उसी मानसिकता के लोग। जब तक हम अपने सही लोगों को वहाँ नहीं भेजेंगे 131 सांसदों में, तब तक मुझे लगता है हमारे समाज का ऐसे ही लगातार शोषण होता रहेगा। मैं ये कहता था कि अगर ये सरकार लगातार 5-10 साल 15 साल रह गई तो ये सारा सिस्टम तबाह कर देगी, और वही हो रहा है इस देश में। जब अम्बेडकर राइट मूवमेंट के लोग अपने हक अधिकारों के लिए सड़कों पे खड़े होने लगे और वो सरकार से मांग करने लगे कि हमें हमारे अधिकार दीजिए, तब यही लोग हमें जातिगत, अब जो शोषण जो आज़ादी से पहले होता था उस पर और ज़्यादा हावी हो रहे हैं, उस पर लगातार करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस साथ में जब हम बाबा साहब की बात करते हैं, अम्बेडकरवाद की बात करते हैं, तो बार बार नीले कबूतर वगैरह, इस तरह नील चट्टे वगैरह ऐसे शब्द भी प्रयोग करते हैं। तो इनके साथ एक परेशानी बहुत बड़ी है कि इनको सिर्फ एक कलर पसंद है, इनको सिर्फ एक ही कलर पसंद है, वो भगवा। उसके अलावा अगर हरा दिख जाता तो उन्हें लगता है कि मुसलमानों का हो गया, नीला हो गया तो वो उन्हें दिखाई देता है कि ये दलितों का हो गया। तो कहीं ना कहीं इससे उन्हें परेशानी है। और सीधी सी बात है, हम ये बात कहते हैं कि अगर अम्बेडकरवाद आगे बढ़ेगा तो जो मनुवाद है वो कहीं ना कहीं तुम्हें दबाने की कोशिश करेगा। और बार बार हम लोग ये कहते थे 21वीं सदी जो आने वाली 21वीं सदी है वो मनुवाद की नहीं है, वो अम्बेडकरवाद की है। अब ये वो दलित पिछड़ा वाला तो रहा नहीं कि जिसे कह दिया कि कुर्सी पे नहीं बैठेगा तो कुर्सी पे नहीं बैठेगा, भाई सिर्फ रिजर्व सीट है वहीं पर आपसे फाइट करेगा। अब ऐसा भी नहीं रहा कि अगर आपने कह दिया कि इस मोहल्ले में निकलना है तो चप्पल निकाल के अपने सर पर रख के लेके जाओ, ये भी माहौल नहीं रहा। क्योंकि अब वो लोग संविधान को पढ़ने लगे, अपने हक अधिकार को पढ़ने लगे। जब अब लोग अपना अधिकार के लिए लड़ना शुरू हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो पुरानी जो इनकी आदतें हैं उसे कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है। बलविंदर जी, यदि दलित मंदिर के आगे से भी गुजर जाता है ना, उसको मूत्र चटवा दिया जाता है, मार पड़ती है, सिर मुंह काला कर दिया जाता है। ये क्या हो रहा है देश में, उत्तर प्रदेश में? देखिए, सबसे बड़ी बात ये वहीं पर होता है जहां पर हमारे लोग अभी भी अशिक्षित हैं, या हमारी संख्या बल, अशिक्षित लोग हैं। मैं बता रहा हूँ जहाँ पे हमारा संख्या बल कम है, जिस क्षेत्र में हमारा संख्या बल कम है, ये हकीकत है। देखिए, अगर आपको कुछ चीज़ सीखनी है ना तो अपने लोगों के साथ एक साथ रहना चाहिए। अभी हाल में क्या हुआ, ये अभी हाल में घटनाएं क्यों बढ़ी, इस पर भी हमें सोचना पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूँ दूसरे पे आरोप लगाने से पहले अपनी गिरेबान में भी हमें झांकना पड़ेगा। हमारा जो समाज है, सबसे बड़ी कमी क्या हुई,
2000 जो क्या नाम है इसका 22-23 तक हम इकट्ठा थे, लेकिन अभी आपने पीछे देखा जब वर्गीकरण वाला मामला आया तो हमारे लोग आपस में ही लड़ पड़े। अब उस वक्त हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कहावत है, बंद मुट्ठी लाग की खुल जाए तो खाकी। हुआ भी यही कि जब हम लोग अलग टूटे तो एक के बाद एक हमले शुरू हो गए। इससे पहले बताइए कि ऐसा नहीं हो रहा था कि जब एक के ऊपर हमला होता तो सारे इकट्ठे हो जा रहे थे। अब लेकिन जब कुछ हमारे लोग, हमारे ही अपने समाज के लोगों ने अपने बाप जो बदल लिए, माफ़ी चाहूँ शब्द कड़वा है लेकिन मैं अपने समाज के साफ कह रहा हूँ, हमारे ही अपने समाज के लोगों ने अपने बाप जब बदल लिए, अब दूसरे का बाप को बाप बनाओगे तो वो तुम्हारा सम्मान करेगा। देखिए, अपने घर की अगर चादर फटी भी हो ना तो वो अपनी चादर होती है, और दूसरे के घर में अगर तुम चले कितने भी चले जाओ वो दूसरे का घर ही रहेगा। एक दिन प्यार कर देगा, 2 दिन प्यार कर देगा, तीसरे दिन लात मार के आपको घर से बाहर कर देगा। और हमारे समाज के कुछ लोग, कुछ लोग जो हैं, कुछ परसेंट लोग, वो इस बात को समझ नहीं पा रहे। अब उन्होंने क्या करा, जहाँ बात करते थे बाबा साहब की, अब वो बाद में मोदी या मनु करने लगे, चिल्लाने लगे ना हम तो हिंदू बंधु, और जैसे वो हिंदू बनने लगे धे उनके पिछवाड़े पे लात पढ़ने लगी ना। ये और क्या हो रहा है, यही हो रहा है। और मैं सीधी सी एक बात जानता हूँ, अगर आपके माध्यम से बात क्लियर करना चाहता हूँ, मैं फिर अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, याद रखिए, अपना मारेगा छाँव में डालेगा और दूसरा मारेगा धूप में डालेगा, ये याद रखिएगा। तो अगर आपस में कोई लड़ाई है तो भी आपको एक रहना चाहिए था। हम अपने विज़न पे क्लियर नहीं है, वो लोग अपने विज़न पे क्लियर हैं। उनका फैसला मनुवाद को आगे बढ़ाना है, और हमारा जो फैसला था, हम बाबा साहब के संविधान को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। और अगर उनकी याद रखिए, जिसकी सत्ता होती है वो उसके फैसले होते हैं, उसके हक अधिकार होते हैं। आज सत्ता, जब आपके पास सबसे बड़ा वोट बैंक था, आप सबसे ज़्यादा आप वोट बैंक थे, वो आपका बहिष्कार कर रहे हैं ना, तो आप भी कर दो ना, आपको क्या परेशानी हो रही है? अरे उनके सारे काम तो आपसे चलते हैं, अगर उनके खेतों में आप जाके काम ना करो तो वो अपने खेत के भी काम नहीं कर सकते, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। तो जब कटाई का टाइम आता तब भी उनकी आपकी जरूरत पड़ती है, तो आप कर दो ना उनका, क्यों वो जरूरी आप उनके यहाँ पे ही रहोगे क्या? सबसे बड़ी गलती है इस देश में, हम कहते हैं बार बार हमारी आबादी 85%, फिर भी हम लोग गुलाम है 85 होने के बावजूद ही, वो 15% होने के बावजूद आपके ऊपर हावी हैं। चलो 15% ना मानो, देखो 15% में सारा खराब नहीं कह रहा बार बार, क्योंकि ये सामाजिक नारा और राजनीतिक नारा है, लेकिन हकीकत ये अगर उसमें 3% खराब व्यक्ति है और बाकी 12% सही व्यक्ति है तो सही के साथ लग जाओ। जरूरी आप उन खराब वाले लोगों के साथ ही खड़ा होना आपने। अगर वो अपने क्षेत्र में आपको ये कहते हैं कि भाई आप में हमारी गली से नहीं निकल सकते, क्लियर करो, तुम भी हमारी गली से नहीं निकल सकते, उनकी अकेली सड़क है क्या? सीधी सी बात है। अगर वो कहते हैं कि आप हमारे दुकान से सामान नहीं ले सकते, तो आपके पास तो विकल्प बन गया ना, खोलो अपनी दुकानें, आपके इंटर्नशिप शुरू करो ना, अपने अंदर अपनी छोटे उद्योग खोलो, वहाँ पे अपने लोगों को रोजगार दो। जरूरी आपको सबको, आपका संविधान ही नहीं मानते ना, बाबा साहब को मानते हैं। वो तो कह रहे हैं कि बाबा साहब ने नहीं लिखा संविधान, BN राव लिखे, और ये SC एक्ट भी खत्म होना चाहिए, इसमें निर्दोष लोग जेल भेजे जाते हैं। उन्होंने पूरा एजेंडा सेट दिया है, जो अनिल मिश्रा जैसे लोग हैं। देखिए, सबसे पहले संविधान की बात, तो मैं आपको एक बात बता दूं, संविधान की ताकत का वो चाहे कितना भी बोलते रहें कि भाई हम संविधान को नहीं मानते, जब पकड़े जाते हैं ना, थाने में बंद होते हैं, तो उसी संविधान के आधार पर जाकर कहते हैं बाबूजी छोड़ दो, जमानत दे दो, उसी संविधान में जाके कहते हैं, तब कहते हैं मनुस्मृति से दिला दो। नहीं मिलता ना, वरना पूरी उनकी पूछते हैं ना, वो सड़ जाएंगी जेलों में। और रही बात आपका, जो आपने बात करा BN राव जी का, देखिए BN राव जी का भी सम्मान होना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा, मैं खुद SC कम्युनिटी से आता हूँ, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ BN राव जी का भी सम्मान, क्योंकि इस देश में संविधान बनाने में बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया, कुछ ने प्रत्यक्ष रूप से दिया, कुछ ने अप्रत्यक्ष रूप से दिया है। तो आप ये नहीं कह सकते प्रत्यक्ष के चक्कर में अप्रत्यक्ष को भूल जाओ। तो सबसे पहली बात यह है कि BN राव जी का सम्मान करते हैं, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि आप उनके नाम पर आप हमारे समाज के या इस देश के संविधान बनाने वाले संविधान निर्माता का अपमान करो। ये पॉसिबल नहीं है और इसे हम मानने वाले नहीं है। लेकिन ये मनुवादी 75 साल से कहाँ सोए हुए थे? कह रहे थे कि संविधान जो BN राय लिखे हैं, ये तब से क्यों नहीं बताए, अब से पहले 75 साल से? देखिए, एक्चुअली मैं हास्यास्पद जोक करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी आप जब ये बात कर रहे हैं, ये तब इन्हें पैदा हुआ है जब ये संघ में गए। जब तक संघ में नहीं गए तब तक इन्हें पता नहीं था। और संघ की एक थ्योरी है, अभी आपने देखा हो एक TV चैनल पे एक प्रवक्ता है BJP के, वो कहते हैं कि हनुमान जी जो पहले अंतरिक्ष यात्री थे। आप सोचिए, अगर किसी विदेशी ने कोई आविष्कार कर दिया हो, तो ये वो लोग हैं जो खुद तो कुछ करते नहीं है, लेकिन दूसरे ने अगर कोई आविष्कार भी कर दिया होगा ना, तो उसका क्रेडिट लेने सबसे पहले पहुंच जाता है कि भाई हमने किया। वही कहानी, जैसे बार बार सवाल उठता है ना कि आज़ादी की जब लड़ाई थी, जब आज़ादी के लिए सब लड़ रहे थे, तब ये लोग इस देश के खिलाफ खड़े थे, अंग्रेजों के साथ खड़े थे, ये भी सच्चाई, ये सबको पता है। और जब इस देश का राष्ट्र ध्वज को सबसे पहले जलाने वाले लोग कौन थे? यही लोग थे। बाबा साहब के पुतले जलाने वाले कौन थे? यही लोग थे। हिंदू महिला कोड बिल को
विरोध करने वाले कौन लोग थे? यही लोग थे। आज जब सब लोग इस बात को मानते हैं, एग्री करते हैं और इन्हें पता लगने लगा कि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, तो आज क्या कहते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में वो क्या नाम है उनका, सावरकर ने इतनी कुर्बानियाँ दे दी। फिर कहते हैं कि क्या नाम है, हमसे ज़्यादा राष्ट्रध्वज को कोई सम्मान नहीं देता, तो 1950 में जलाया था आपने। आरएसएस का योगदान बताते हैं ना ये चीज़ें कि राष्ट्रध्वज का हम सम्मान लेकिन करते इनके हैं। खिलाफ खड़े हो गए हैं, दलित अब अभियान चला रहे हैं महाराष्ट्र में कि आरएसएस को बैन किया जाए देश में। 100 साल का हो गया आरएसएस। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आरएसएस को बैन लगाने के लिए सिर्फ एक कम्युनिटी कुछ नहीं कर सकती। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ इस बात को। लेकिन अगर आप सबसे आगे आए हैं दलित, सिर्फ दलितों की बात करें तो आपको उस बुद्धिजीवी वर्ग से भी बात करनी पड़ेगी, साथ में ओबीसी लोगों से भी। जब तक ओबीसी साथ आपके नहीं आएगा और दलित मिलकर साथ नहीं होगा, जिसे हम बहुजन समाज कहते हैं, ओबीसी मजबूत कर रहा है संघ को। मैं नहीं, बहुत बड़ी मात्रा में अब डाइवर्ट हुआ है, वो इधर की साइड आया है, लेकिन अभी उन्हें समय लगेगा। तो मैंने कहा जब तक हम बात जो बहुजन समाज की बात करते हैं, जब तक बहुजन समाज एक नहीं होगा और ये जो सवर्ण समाज में जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो साथ नहीं आएगा, तो ये सरकारें बैन करना इतना आसान नहीं, क्योंकि सत्ता में तो उनके लोग बैठे हुए ना, हमारे लोग नहीं बैठे हुए। ये सच्चाई है, आप भी समझिए। लेकिन सर, आरएसएस बैन क्यों करना चाहते हैं? क्या वो वाकई में देश के लिए नहीं है? वो तो दावा करते हैं हम राष्ट्र के लिए हैं, राष्ट्र के लिए कामकाज करते हैं। देखिए, जब बात आरएसएस के बैन की बात आती है और जब यह बात आती है तो आरएसएस के बारे में इस देश का बच्चा बच्चा जानता है कि उसने कितना योगदान इस देश के लिए दिया है। नंबर एक बात। दूसरी बात, जो अंग्रेजों के साथ गुलामी कर रहे हैं, जो अंग्रेजों से चंदा ले रहे थे, जो अंग्रेजों से मेहनताना ले रहे थे, वो लोग आपको लगता है कि वो इस देश के लिए काम करेंगे? जो इस देश के राष्ट्रध्वज का सम्मान नहीं करते और राष्ट्रध्वज से ऊपर अपने भगवा एक झंडे को लहराते हैं, तो क्या वो उसका सम्मान करते हैं? जो इस देश में जातियों के नाम पे एक जाति वर्ग को गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं, क्या वो इस देश का सम्मान करते हैं? आप समझिए ना। दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है आरएसएस। पीएम मोदी बोल चुके हैं लाट लगी प्राचीर से। अरे सर, देखिए, दुनिया का कोई सबसे बड़ा संगठन ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कहने की बातें हैं। अगर देखोगे जो इनका आईटी सेल होता है, वो एक ही बंदा, अगर उनकी आइडिया चेक करोगे ना, वो सारी नई आइडिया होती है। एक ही बंदा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सारे जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं वो संघ से निकल कर आ रहे हैं। नहीं, इस बात को मैं आपको मानता हूँ, क्योंकि मैंने बताया ना, उन्होंने अपने लिए जो उन्होंने अपना वो नियम रखा था कि हमें सत्ता के शीर्ष पर पहुंचना है, वो उन्होंने उस पर ईमानदारी से अपने हिंदुत्व को बचाने के लिए मेहनत करी है। देश को एक नया सिक्का मिल गया उनके नाम पर, आरएसएस के नाम पर। अब क्या चाहिए देश को? नहीं, मुझे लगता है कि आपके माध्यम आपने ये सवाल किया, तो देश को जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, रोजगार चाहिए, रोटी चाहिए, मकान चाहिए। अगर ये चीज़ें व्यवस्थाएं नहीं होंगी तो फिर क्या देश है, ये बताइए आप? सिर्फ सिक्के से आप चलाओगे? इस देश की इकोनॉमी एकदम डूब चुकी है, आप भी जानते हैं। इकोनॉमी, हर बंदा जो हम 2014 से पहले की बात करते हैं तो 57,000 रुपये का कर्ज के हिसाब से था, जो अंतर्राष्ट्रीय जो कर्ज था पर व्यक्ति। आज वो लाखों का हो चुका है। आपको लग रहा है आरएसएस बैन हो पाएगा इस देश में? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? पहले भी बैन हुआ है और अब भी हो सकता है, बस लेकिन उसके लिए इच्छा शक्ति क्लियर होनी चाहिए। इसके लिए बहुजन समाज को अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। उन्हें कहना पड़ेगा, जो आपके बच्चों के हक अधिकार को खाने वाले लोग हैं, उनको अब कैसे भी करके सत्ता में हम लोग नहीं जाने देंगे। जिस दिन वो सत्ता में बाहर हो जाएंगे, अपने आप ही इन पर बैन लग जाएगा।